नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेम प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन हिंदी में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य यूजीसी नेट का जो यूनिट 4 है। ठीक है, यूनिट 3 तक हमने पढ़ लिया है। अब आज हम यूनिट 4 के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 क्या है? विचारधारा। वो विचारधाराएं जिन्होंने कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य को, आधुनिक हिंदी साहित्य को प्रभावित किया है, वह सामाजिक विचारधाराएं, वो भारतीय और पाश्चात्य भी हो सकती है। इन सभी विचारधाराओं ने कहीं ना कहीं भारतीय हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया है, क्योंकि यदि समाज में कोई भी विचारधारा चलती है और समाज जैसा होता है वैसा ही उसका ही प्रतिबिंब हमारे साहित्य में भी दिखता है। तो साहित्य कहीं ना कहीं इनफैक्ट बहुत ज्यादा आसपास के सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी प्रभावित होता है। तो विचारधाराओं का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिंदी साहित्य की दशा और दिशा को बढ़ाने में। तो आज हम इन्हीं विचारधाराओं को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले जो आपका यूजीसी नेट का टॉपिक है वो है हिंदी भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन। जो पहला टॉपिक है भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन। ठीक है, यह बात हो रही है 19वीं सदी के पूर्वार्ध की। ठीक है, कब की? 19वीं सदी के पूर्वार्ध की बात हो रही है लगभग यहाँ पर, कि भारत में उस समय चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भारतीय नवजागरण उसको स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने में किस प्रकार से हेल्प कर रहा था। तो यहाँ एक शब्द है नवजागरण, इसका बहुत महत्व है। ठीक है, यह शब्द भारतीय परिप्रेक्ष्य का ही नहीं बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य का भी है, क्योंकि उस समय संपूर्ण विश्व में यूरोपीय जो क्रांति चल रही थी, पुनर्जागरण की क्रांति चल रही थी यूरोप की। ठीक है, यूरोप की क्रांति पुनर्जागरण की जो चल रही थी उसका जो प्रभाव हमारे भारत में पड़ा और भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन पे पड़ा था, वो है नवजागरण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नवजागरण, मतलब नए तरीके से जागना। ठीक है, वापस जग चुके हैं, नए सिरे से फिर से जागना। ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपने अपने समस्याओं में कह सकते हैं या फिर नए क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब कह सकते हैं कि हम सब अपनी अपनी समस्याओं में, अपनी जिंदगियों में इतने व्यस्त हो चुके थे उस समय कि हम सो चुके थे और अपने अधिकारों, अपने आसपास के प्रति, व्यवस्था के प्रति जागरूक नहीं थे। तो पुनर्जागरण आंदोलन ने, यूरोपीय पुनर्जागरण आंदोलन ने वापस से सबको एक नए सिरे से जगाने का प्रयास किया था, जिसके द्वारा हमने भी, भारत में भी लोगों ने समझा कि उसकी स्थिति क्या चल रही है। ठीक, एक तो ये इस समय जस्ट 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति में लोग जगे और कहीं ने कहीं वो क्रांति लास्ट में विफल हो गई, लेकिन उस क्रांति ने इतना तो अंग्रेजों को बता दिया कि भारतीय जनता के भीतर कहीं ना कहीं खुद को इस जंजीर से आजाद करने के लिए एक चिंगारी है, और वह चिंगारी को बस कुछ हवा की जरूरत है, और वही सारी हवा की जरूरत जो पूर्ति है वो यह नवजागरण कहीं ना कहीं करने वाला था। तो ये नवजागरण क्या है? इसीलिए नवजागरण जो है ये पुनर्जागरण काल इसको कहा गया, जिसका उदय, इसी पुनर्जागरण का जो है उदय आपके हिंदी साहित्य या हिंदी कविता में नवजागरण के द्वारा होता है। अभी आगे हम हिंदी नवजागरण जब पढ़ेंगे तो इसको और विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य में इसका प्रभाव कैसे आया। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस समय, ठीक है, जिस समय नवजागरण ये दौर की बात की जा रही थी, उस समय जो था वो उस काल का परिवेश कैसा था, 19वीं सदी के पूर्वार्ध का परिवेश, भारतीय जो समाज था वो कई तरह की विकृतियों से, कई तरह की रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था। तो हम अपने में ही, अपने इस पुरातनता, कुछ पारंपरिक रूढ़ियों में ही इस तरह से जकड़े हुए थे कि हम आजादी की तक तो जो पहुंच ही नहीं पा रहे थे। हम आपसी भेदभाव, आपसी छुआछूत, कुछ पुरानी जकड़ी हुई पुरानी रीतियों, इन सब चक्रों में ही हम उलझे रह गए थे, और ये और ज्यादा हमें गर्त की ओर ले जा रही थी। तो सबसे पहला और जरूरी काम क्या था स्वाधीनता आंदोलन के लिए या भारतीय समाज को जगाने के लिए, कि इन्हीं रूढ़ियों को, इन्हीं कर्मकांडों को, इन्हीं भेदभाव को खत्म किया जाए, जिसके लिए कुछ
समाज जिनकी स्थापना हुई थी उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इन सब रूढ़ियों को खत्म करने के लिए। ठीक है, और साथ ही में उस समय अंग्रेजों ने ये एक अपने लिए कार्य किया था, लेकिन ये भारत के लिए भी अच्छा रहा। उन्होंने प्रेस की स्थापना की थी। किसकी? प्रेस की स्थापना। ठीक है, जिसका इसका भी पूरा सहयोग हमारे भारतीय नवजागरण को मिलता है, और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेस ने भी काफी मदद किया था। ठीक है, और साथ ही मदद किया था जिन सहायक संस्थाओं ने, उनको आज हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इसमें संस्था है वो आती है आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कब आता है? ये 1828 में। ठीक है, ब्रह्म समाज। ठीक, इसका स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये समाज उस समय धार्मिक कर्म कांडों को का विरोध किया। इस समाज ने धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया और नई पुरानी रूढ़ियों का विरोध किया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि इस समाज ने सती प्रथा का विरोध किया और उसको कहीं ना कहीं खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसने ब्रह्म समाज ने। ठीक है, इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है 1867 में प्रार्थना समाज। इसी की अगली इकाई 1867 में प्रार्थना समाज। ठीक, ये बंगाल में इसका उदय हुआ था ब्रह्म समाज का। प्रार्थना समाज का जो प्रवर्तक हैं वो है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। इस समाज में भी धार्मिक कट्टरताओं को, रूढ़िवादियों को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया, और साथ में आम जनता के बीच ये बहुत ज्यादा जाकर के लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते थे और उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाते हुए समाज की विकृतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट आता है वो है 1875 में आर्य समाज। 1875 में आर्य समाज। इसके संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ये समाज ने भी सामाजिक भेदभावों को दूर करने का प्रयास किया, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि इसने समाज को एक करने के लिए इसने हिंदी भाषा को बहुत महत्व दिया। तो आर्य समाज ने हिंदी भाषा के लिए काफी प्रयत्न किए हैं। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट संस्था है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये 1882 के लगभग नहीं थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। कर्नल अलकाट और ब्लाटवर्स्की इस संस्था के ये संस्थापक थे। भारत में ये एनी बेसेंट, जो चर्चित नाम होंगे या परिचित भी होंगे, एनी बेसेंट इस संस्था को लेकर के आई और इस संस्था की अग्रणी बनी। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है 1897 में। 97 में दिख रहा है। 1897 में आता है आपका रामकृष्ण परमहंस मिशन। रामकृष्ण मिशन कहा जाता है। ये स्वामी विवेकानंद जी के संस्थापक हैं। स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इन सभी समाज ने भारत में होने वाले जितने भी रूढ़ियों का था, जिस रूढ़ियों में भारतीय समाज जकड़ा हुआ था, उसको दूर करने का अथक प्रयास किया।
सामाजिक तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे उस समय भी बहुत प्रयास हो रहे थे। कई छोटे मोटे बड़े प्रयास हुए, जिसमें एक नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जिन्होंने भी काफी प्रयास किया और विधवा विवाह के लिए ये अंतिम समय तक लड़ते रहे। ये क्या है इनका नाम? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ऐसे नाम हैं जो इंडिविजुअल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे भी जो एफर्ट करते रहे। तो भारतीय समाज में नव जागरण फैलाने का काम और स्वाधीनता आंदोलन में और ज्यादा क्रांति लाने का कार्य ये समाज भी अपने अपने स्तर पे धीरे धीरे कर रहे थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने कई समाज को जागरूक किया, स्वदेशी की मांग की, अपने समाज में लोगों को उनकी गुलामी का एहसास दिलाया। इस छोटे छोटे स्तर पे, बहुत बड़ा ऐसा क्रांति आंदोलन नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसे छोटे छोटे स्तरों पे वो गांव गांव के लोगों को, जन जन को जागरूक कर रहे थे, जिसने कहीं ना कहीं स्वाधीनता आंदोलन में छोटा छोटा सा ही सही लेकिन बड़ा प्रयास किया है मिला करके। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक, अगला है हिंदी नवजागरण। हिंदी नवजागरण की बात करें तो आधुनिक काल में, आधुनिक काल के शुरुआत में की जो भूमिका बनती है वो है हिंदी नवजागरण की। आधुनिक काल से के शुरुआत में होता है, कह सकते हैं आधुनिक काल का जो पहला चरण है, भारतेंदु युग का जो चरण है, वो हिंदी नवजागरण का, हिंदी क्षेत्र के नवजागरण का पहला चरण है। ठीक है, इस समय क्या हो रहा था? भारतेंदु युग को अगर आप देखेंगे, भारतेंदु मंडल को आप देखेंगे, तो इस समय के रचनाकारों ने अपने रचनाओं के माध्यम से, क्योंकि इस समय के जितने भी रचनाकार हैं सभी कहीं ना कहीं पत्रकार भी हैं, सबकी पत्रिका निकलती है, तो अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से आम जन तक वो संदेश पहुंचा रहे थे जो कि भारतीय समाज में, भारतीय लोगों तक पहुंचना चाहिए। भारतीय समाज में जो विकृति चल रही थी कहीं ना कहीं इसको दूर करने के लिए इन लोगों ने अलग अलग विषयों को चुना, तो विविध विषयों का प्रयोग किया है और नए विषयों का प्रयोग किया, अपनी रचनाओं का के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और भारत की उस समय चल रही दुर्दशा का वर्णन किया है। भारतेंदु जी अपनी खुद रचनाओं में खुद भारत की दुर्दशा का वर्णन करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने आम समाज का वर्णन किया है कि किस तरीके से हम छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भटक रहे हैं, कैसे हमारे घर की महिलाएं जो हैं वो अपनी स्थिति गुजार रही हैं। इस तरह के से लेकर के हिंदी नवजागरण की जो पहली इकाई जो शुरू जो होती है, तो कह सकते हैं कि जो इन समाज ने राष्ट्रीयता के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को, जो भारतेंदु का जो चरण है उसने अपने आप को झोंका है और भारतेंदु मंडल और भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं वो बहुत ज्यादा इसके लिए, हिंदी नवजागरण के लिए बहुत ज्यादा मदददायी है, या कह सकते हैं उसके लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। ठीक है, तो जो मोटा मोटा जो फॉर्मूला है इसमें यही समझने वाली बात है कि हिंदी नवजागरण में जो हिंदी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय हिंदी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी क्षेत्र है उसको लेकर के एक और बात चले कि हिंदी जाति की अवधारणा लेकर के आए। तो शुरुआत होती है हिंदी नवजागरण से, हिंदी नवजागरण से लेकर के हिंदी जाति की अवधारणा जब रामविलास शर्मा जी लेकर आते हैं, तब तक ये लगातार क्रांति जो है हिंदी नवजागरण की चलती रहती है। ठीक, तो अगला इसके बाद जो पॉइंट है वो है खड़ी बोली आंदोलन। खड़ी बोली आंदोलन हिंदी साहित्य में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम सब जो साहित्य हमारे सामने हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब आंदोलन के फलस्वरूप है कि मेन स्ट्रीम की साहित्य में खड़ी बोली को स्थापित करने का कार्य हो रहा था। कैसे? इसी खड़ी बोली आंदोलन के द्वारा। ठीक है, उसके पहले भी रचना की जाती है, हम देख रहे हैं कि प्राचीन आदिकाल से रचनाएं हो रही हैं, लेकिन उस समय साहित्य की जो भाषा थी वो भाषा खड़ी बोली नहीं थी, वह लोक बोली में हो रहा था। हम संस्कृत, पाली, प्राकृत, ब्रज भाषा अवधि से निकल करके आए थे और उसके बाद हम आधुनिक काल में जब देखते हैं तो यह खड़ी बोली प्रवेश करती है। ऐसा नहीं था कि खड़ी बोली केवल आधुनिक काल में आई, उसके पहले जब आप देखते हो कि अमीर खुसरो की बात करें तो उन्होंने
आदिकाल में ही खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अमीर कृष्ण आदिकाल में ही खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। वहीं पर ही कवि गंग चंद छंद वर्णन की महिमा जब लिखते हैं, कौन? कवि गंग अकबर के समय में ये आते हैं, इन्होंने चंद छंद वर्णन की महिमा लिखी है, वो उसमें भी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो खड़ी बोली जो है हमारे हिंदी साहित्य में पहले से अस्तित्व में है, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम में लाने का कार्य था खड़ी बोली द्वारा, जो कविता गद्य के अलावा कविताएं भी लिखने का जो आंदोलन था, वह कहीं ना कहीं इसी आंदोलन के फलस्वरूप आया था। तो कुछ ऐसे बड़े जो नाम हैं उसको हम लेकर के आते हैं। इससे पहले जान लें कि 1813 में 1813 में एक एक्ट आया, ठीक है, अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया, जिस एक्ट में संस्कृत और फारसी को बढ़ावा देने की बात कही गई। किसको? संस्कृत और फारसी को बढ़ावा देने की बात कही गई, ठीक था। लेकिन इस एक्ट ने कहीं ना कहीं आम लोक भाषाओं को खतरे में डाल दिया, जिससे लोग अपनी भाषा के प्रति और ज्यादा सचेत हो गए। इसके बाद ही जस्ट अगला एक्ट आता है 1845 में 35 में मैकाले लेकर आते हैं। इसने अंग्रेजी भाषा में कार्य को ज्यादा महत्व दिया, ठीक है। 1835 के जो एक्ट ने अंग्रेजी भाषा के एक्ट को ज्यादा महत्व दिया। इसने भी कहीं ना कहीं हिंदी और लोक बोली जो थी, प्रांतीय जो भाषाएं थी, उनको ज्यादा और अवेयर कर दिया। ऐसे में ही 1836 में एक इश्तहार निकलता है, और इस एक में जो इश्तहारनामा आया, बहुत प्रचलित है ये इश्तहारनामा आता है। इस इश्तहार में अदालती भाषा में हिंदी और अन्य भाषाओं, प्रांतीय भाषा के प्रयोग को महत्व दिया गया। तो अदालती भाषा में इसने क्या किया, ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी उस समय, अदालती भाषा के ऊपर ध्यान दिया किसने? 1836 के इश्तहारनामा में, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भी धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि भारत में रह करके हिंदी भाषा के बिना काम नहीं हो सकता है, और इसी के उद्देश्य के चलते उन्होंने, आप आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना की, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ साथ जिसमें 2 भाषा मुंशी अलग से रखवाए गए। हम पढ़ेंगे अब इनके बारे में। लल्लू लाल और सदल मिश्र 2 भाषा मुंशी रखे गए, जिन्होंने स्पेशली हिंदी भाषा को और ज्यादा उसको सुगम और सरल बनाने के लिए, पठनीय बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों का भी फोर्ट विलियम कॉलेज ने निर्माण कराया। और इसके साथ ही उस समय खड़ी बोली आंदोलन के लिए उस समय जो स्वतंत्र रूप से जो कार्य कर रहे थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद, ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। 2 नाम अभी हमने देखा जो फोर्ट विलियम कॉलेज में थे, कौन थे वो? लल्लू लाल और सदल मिश्र। और फोर्ट विलियम के कॉलेज के बाहर जो 2 लोग कार्य कर रहे थे वो हैं सदासुख लाल, और दूसरे इंशाअल्लाह खां, ठीक है। ये सारे ऐसे नाम हैं ने खड़ी बोली आंदोलन को अपने चरम पे पहुंचाया और खड़ी बोली के लिए बहुत कार्य किया। इसके साथ ही उस समय कुछ समाचार पत्रों ने भी इस आंदोलन को और हवा दी और ज्यादा इसको सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कुछ समाचार पत्र जैसे उद्दंत मार्तंड उस समय आ चुका था, उद्दंत मार्तंड, समाचार सुधावर्षण, ये सारे ऐसे समाचार पत्र हैं। साथ में शिव प्रसाद सितारे हिंद भी समाचार पत्र निकालते हैं। हरिशन मैगजीन भी उसी के लगभग आता है, भारतेंदु जी का। ये सारे ऐसे मैगजीन हैं जिन्होंने भी अपने रचनाओं में, अपने
पत्रिकाओं में, अपने समाचार पत्रों में खड़ी बोली के रचनाओं को छापा और प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो ये सारे कई छोटे छोटे प्रयास मिलकर के इस खड़ी बोली आंदोलन को सफल बनाते हैं। ठीक, तो इसे देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कहीं ना कहीं हिंदी खड़ी बोली आंदोलन में भी बहुत ज्यादा मददगार रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को कलकत्ते में हुई। कलकत्ता में हुई। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने इसकी स्थापना की। ठीक है, और इसका अध्यक्ष बनाया हिंदी के, मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया था गिलक्राइस्ट को। इन्हीं के ही देख रेख में सारे आयोजन होते थे। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य था, जो सिविल सेवकों को, इसका उद्देश्य था क्या था? जो सिविल सेवक जिनकी भर्ती अंग्रेज कर रहे थे अपने यहाँ, उन सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराना, हिंदी का ज्ञान कराना, भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराना, ताकि वह भारत में और अच्छे से अपना शासन कर पाए। इस उद्देश्य के साथ फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। उद्देश्य चलिए ठीक है, भले यही था, लेकिन इसके चक्कर में कहीं ना कहीं हिंदी का और विकास हुआ, क्योंकि इसके लिए अलग से 2 भाषा मुंशी नियुक्त किए गए। कौन थे? पहले हैं आपके सदल मिश्र, दूसरे हैं आपके लल्लू लाल। ठीक है, 2 भाषा नियुक्त किए गए जिनका कार्य था हिंदी भाषा को और ज्यादा उसको सुगम और सरल बनाना, साथ ही अन्य जो पुस्तकें हैं उसका भी अनुवाद करना, हिंदी की पुस्तकों का अन्य भाषा में अनुवाद करना, अन्य भाषा की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करना, और साथ में पाठ्य पुस्तकों का, ये ऐसा है इसने पहली बार हिंदी में पाठ्य पुस्तकों का भी निर्माण कराया है। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्व है, और इसलिए हम कहीं ना कहीं इसको ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2-3 चर्चित नाम तो ऐसे उस समय थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कर रहे थे। फोर्ट विलियम के कॉलेज के बाहर भी 2 नाम प्रचलित है जिनको अभी भी हमने पढ़ा है। वह 2 नाम कौन से हैं? सदासुख लाल और इंशाअल्लाह खां। ये चारों जो लोगों की जो चौकड़ी है, इसको आप हिंदी गद्य साहित्य के आंदोलन में, हिंदी खड़ी बोली के आंदोलन में, और फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर और बाहर के रूप में आप इन चारों नामों को जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट नाम है उस समय के लिहाज से, और खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थापना के लिहाज से। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सिलेबस में वो है भारतीय नवजागरण। उसमें भी हिंदी नवजागरण। ठीक है, तो भारतीय हिंदी नवजागरण में और जो पॉइंट आता है वो है भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक क्या है? भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। अभी हमने पढ़ा कि जो भारतेंदु युग था, भारतेंदु मंडल हिंदी साहित्य का या आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम चरण है, पहला है। ठीक है, तो प्रथम चरण, और कहीं ना कहीं यहीं से आपके हिंदी नवजागरण की भी शुरुआत होगी, जिसके मुखिया जो कह सकते हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु स्वयं अपनी रचनाओं में कह लीजिए, अपनी पत्रिकाओं में कह लीजिए, अपने जीवन में, इन सभी रूप से वह हिंदी
और भारत के लिए, भारत की एकता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत में लोगों को जागरूक करने का प्रयास निरंतर कर रहे थे। ठीक है, भारतेंदु जी की जो रचनाएं हुई उसके द्वारा भी उन्होंने कई ऐसी समस्याओं पर बात की है, जैसे इनकी रचना है कि भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, जैसे इनके जो नाटक रहे हैं, इसमें उन्होंने खुले आम अंग्रेजों के बारे में बोला है कि किस तरह से भारत की स्थिति हो चुकी है और यह निरंतर बुरी से बुरी होती जा रही है, तो जागरूक करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी पत्रिकाओं में, भारतेंदु जी की पत्रिका में भी, हरिशन मैगजीन हो गई, कवि वचन सुधा, इसमें भी इन्होंने लगातार भारतीय नवजागरण की, हिंदी नवजागरण की बात करी। भारतेंदु ने एक लेख लिखा था, हिंदी चली नए चाल में। लिखते हैं, हिंदी नए चाल में ढली। ये जो लेख है, कालचक्र में यह लेख छपा था। ठीक है, यह लेख भी हिंदी नवजागरण के विकास में बड़ा योगदान देती है कि इस लेख में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार हिंदी का जो रूप है अब व्यापक तरीके से बन रहा है। ठीक है, और व्यापक हो रहा है। अब यह केवल गद्य की भाषा नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं खड़ी बोली हिंदी अब काव्य की भाषा में, जिसका अभी तक अतिक्रमण रहा है रीतिकाल के समय से, हम जान रहे हैं। एक तो रीतिकाल के परंपरा से निकाल करके लेके आते हैं इसको, रीतिकालीन परंपराएं जो उस समय चल रही थी उससे कविता को निकाल के लाने का कार्य भी आप भारतेंदु जी ने किया। ठीक है, उसके बाद हिंदी को और व्यापक स्वरूप में लाने का कार्य भी भारतेंदु अपने समय में करते हैं। बहुत छोटी सी आयु ये जिए थे। 1850 में इनका जन्म होता है और 85 में मर जाते हैं। तो मात्र 35 वर्ष की आयु में भारतेंदु ने हिंदी के नवजागरण में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है वो है द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने नाम में हिंदी का संरक्षण करने के लिए, हिंदी का और परिष्करण करने के लिए माने जाते हैं। कौन है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो द्विवेदी युग इन्हीं के आधार पे था। और द्विवेदी युग को कहीं ना एक और नाम से जिसे जानते हैं वो है जागरण सुधार काल। तो भारतेंदु युग को जैसे पुनर्जागरण काल नाम से जाना जाता है, वैसे द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है द्विवेदी युग को? जागरण सुधार काल, क्योंकि हम जग तो चुके हैं। ठीक है, हम वापस से जग तो चुके हैं, लेकिन वह भी अभी उसमें भी कई सुधार होने की जरूरत है। जिस प्रकार हिंदी में रचनाएं होने तो लगी थी, लेकिन अभी भी हिंदी भाषा को और सुधार की आवश्यकता थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा के को और परिष्कृत करने का काम किया है। ठीक है, और उसका संरक्षण करने का काम किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। द्विवेदी ऐसे रचनाकार है जिन्होंने सरस्वती पत्रिका, ये उस समय निकलती थी, उस समय सरस्वती पत्रिका का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है हिंदी नवजागरण के लिए। तो द्विवेदी जी स्वयं लेख लिखा करते थे। स्वयं उस जो लेख उनके पास आते थे उसको वह बैठ करके सही करते थे, पूरी लेख वो उसको व्यवस्थित करते थे। और सही हिंदी कैसे लिखी जानी चाहिए, इसके लिए वह नाम बदल के अपनी पत्रिकाओं में लेख भी छापते थे। ठीक है, ताकि आम जनता को मैसेज मिले, एक उदाहरण मिले कि एक्चुअली में सही हिंदी, जो सहज हिंदी है, परिष्कृत हिंदी है, वह कैसी होती है। क्योंकि भाषा उस समय बहुत बड़ा माध्यम था लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, और एक पूरे समाज को, हिंदी जाति के उदाहरण जो बाद में रामलाल शर्मा जी लेकर के आते हैं, उसी के हवाला लेकर के कहें तो पूरे उस को एक करने का जो सबसे बड़ा माध्यम थी वो थी आपकी भाषा। और भाषा का संरक्षण बहुत जरूरी है, यह बात कहीं ना कहीं द्विवेदी जी समझते हैं, और इसलिए इन्होंने भाषा के सुधार के लिए बहुत प्रयास किए थे। ठीक है, और साथ में कई सारे नवीन विषयों पर लिखते हैं। द्विवेदी युग की यह खासियत है। इस युग में हमने अब जब द्विवेदी युग पढ़ा था तब भी हमने ये पढ़ा था कि इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं कहते हैं कि चींटी से लेके हाथी पर्यंत तक कविताएं लिखी गई, मतलब विविध विषयों पर लिखा गया। तो विषय भी बढ़ाया गया और सुधार भी किया गया कि कैसा लिखना चाहिए,
स्त्रियों की दशा पर बात की गई इस काल में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं लिखते हैं, उनका एक लेख है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, कि किस प्रकार से जो स्त्रियां अभी भी रह गई हैं, भारतीय संस्कृति या भारतीय इतिहास में जिन स्त्रियों पर बात नहीं की गई, जिनके त्याग बलिदान पे बात नहीं की गई, उन स्त्रियों को भी केंद्र में लाने का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अपनी रचनाओं के माध्यम से करते हैं। और अपने ही नहीं, उन्होंने पूरे द्विवेदी मंडल को इस कार्य में लगाया है। तो इस हिंदी नवजागरण के जागरण सुधार काल के नायक बनकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी हमारे आपके सामने आते हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक की बात करें तो यह आदर्शवाद और नैतिकतावाद को लेकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए और कहीं ना कहीं भाषा के सुधार में बहुत ज्यादा प्रयास किया और सफल हुए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गांधी दर्शन, गांधीवाद या कह सकते हैं गांधी दर्शन। महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित महात्मा गांधी के जो भी दर्शन थे उसको हम इसमें पढ़ेंगे। पहली बात तो हम समझ लें कि गांधीवाद का जो विचारधारा है वह आदर्शवाद, हम उसको ज्यादातर मानते हैं, लेकिन वह आदर्शवाद नहीं है, बल्कि गांधी बात करते हैं व्यवहारिक आदर्शवाद की। किसके? व्यवहारिक आदर्शवाद। गांधी जी का जो आदर्श है वह व्यवहारिक आदर्शवाद पर आधारित है। ठीक है, कि वह चीज हो सकती है। उन्होंने कभी ऐसी पूरी बात नहीं की कि चीज हो नहीं सकती है। उन्होंने हमेशा जमीन पे रह करके बात की है और कहीं ना कहीं उसको अपने कार्यों द्वारा दिखाया भी है। अपने जीवन में विनोबा भावे जी से प्रभावित रहे महात्मा गांधी। दर्शन किसका है? महात्मा गांधी का। और यह अपने जीवन में विनोबा भावे से काफी ज्यादा प्रभावित रहे हैं। ठीक है, अब इनके मूल दर्शन की बात की जाए तो गांधी जी का जो मूल दर्शन है वो हम सब आप जानते हैं, वह सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित है। तो गांधी जी का जो मूल दर्शन है वो है सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भावना। ठीक है, इसी 4 बिंदुओं पर गांधी जी का संपूर्ण दर्शन जो है वो बेस्ड है, जिसमें सबसे पहले वह बात करते हैं सत्य और अहिंसा की। सत्य, अहिंसा की। ठीक है, सत्य अहिंसा में उन्होंने माना कि सत्याग्रह का जो बल है वो सबसे ज्यादा मजबूत बल है, जिसमें उन्होंने आत्मबल को महत्वपूर्ण माना। सत्याग्रह और आत्मबल को आजादी के लिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और मानते ही नहीं, वह यह करके भी अपने जीवन में दिखाते हैं। ठीक है, तो आत्मबल और सत्याग्रह को इंपॉर्टेंट मानते हैं। दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है सर्वोदय। गांधी जी ने माना कि सबके विकास के साथ ही भारत का विकास हो सकता है, और यह केंद्र या सत्ता में नहीं है, बल्कि सत्ता जो है वो गांव-गांव में है। सत्ता जो है वो केंद्र में नहीं, गांवों में है। गांव, आम गांवों की जनता, आम गांव-गांव तक इन्होंने बोला कि जो है वो सर्वोदय, मतलब सत्ता का है जो केवल चंद व्यक्तियों से नहीं मिलकर के बनी है। साथ में उन्होंने समावेशी विकास को माना। ठीक है, समावेशी विकास मतलब सबका विकास होगा, हर किसी का विकास जो है वो आखिरी छोर तक भी पहुंचे, तो यह समावेशी विकास को मानते हैं। ठीक है, इनका जो सर्वोदय है वो सबके उदय पर आधारित है और स्वतंत्र सत्ता पर आधारित है। गांधी जी का सर्वोदय स्वतंत्र सत्ता पर बेस्ड है। ठीक है, यह सर्वोदय के अंतर्गत मानते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत की, गांधी जी का जो अर्थशास्त्र है वह मेड इन इंडिया, मतलब भारतीय चीजों को बढ़ावा देने का
ज्यादा उन्होंने माना। इस अगर उनके स्वयं के जीवन में भी देखो तो वह स्वयं भी चरखा चलाते हैं अपनी जीविका यापन के लिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। उद्योग, उनका चरखा चलाना भी इसी का एक प्रमाण है कि लघु उद्योग अगर भारत में पनपेगा तो हर व्यक्ति के पास अपने अपने आर्थिक उपार्जन का माध्यम होगा। ठीक है। और साथ में इन्होंने स्वदेशी की बात की। भारतीय अपनी वस्तुओं का विकास करें, अपनी ही वस्तुओं को खरीदें, इस पे बहुत जोर देते हैं। ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट है शिक्षा। इन्होंने सर्वांगीण शिक्षा विकास पर बल दिया। ऐसी शिक्षा हो जिससे सर्वांगीण विकास हो और साथ में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। तो पहले तो सर्वांगीण विकास और मातृभाषा पर यह ज्यादा बल देते हैं। इसके अलावा गांधी जी ने आदर्श राज्य का भी स्थापना करने का एक एग्जाम्पल बताया, जिसके लिए वह राम राज्य को इसका उदाहरण मानते हैं कि आदर्श राज्य की स्थापना होगी। भेदभावों को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। समरसता में इन्होंने भारत की ताकत को माना है। ठीक है। तो गांधी जी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है जो पूछ भी सकता है, पूछता भी है। जैसे दिख रहा हो तो पुस्तक की बात करें तो पुस्तक है सत्य के प्रयोग, जिसको हम पढ़ते हैं माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, और हिंद स्वराज। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी विचारधारा और दर्शन को समझने के लिए। हिंद स्वराज और भी कई सारे पुस्तक हैं, लेकिन ये इनके कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिंदी साहित्य में बात करें तो हिंदी साहित्य में गांधी के दर्शन पे जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है उसमें है आपके सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त, जैनेन्द्र, सुदर्शन, ये सब ऐसे नाम हैं। इनके अलावा अन्य लोगों पर भी सेठ गोविंददास इन्होंने की भी लिखी। सेठ गोविंददास, ये कुछ ऐसे नाम है जिन पे सीधे सीधे गांधी का प्रभाव, गांधी दर्शन का प्रभाव देखा जा सकता है। इनके अलावा अन्य लोग भी हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त हो गए, प्रसाद हो गया, निराला हो गए, इन पर भी कहीं ना कहीं गांधी जी के दर्शन का प्रभाव पड़ता है। तो हिंदी साहित्य में गांधी दर्शन का अच्छा खासा प्रभाव आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला हम बात करते हैं अंबेडकर दर्शन पर, जो अगला आपका टॉपिक है अंबेडकर दर्शन। अंबेडकरवाद कहें या अंबेडकर दर्शन। ठीक है। अंबेडकर दर्शन अंबेडकर जी के, भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन पर आधारित, इसको अंबेडकर दर्शन कहा जाता है। यह पूरी तरीके से मानवतावादी दर्शन है। इस दर्शन के केंद्र में वह सभी वंचित समाज है जिसको अभी तक अधिकार नहीं मिला है। वंचित समाज समानता पर बल देता है, सामाजिक समानता पर। ठीक है। वंचित समाज जिसमें आप स्त्री और दलित दोनों हैं, स्त्री और दलित दोनों हैं। स्त्रियों के, हर वर्ग की स्त्रियों के बारे में वो बहुत चिंतित रहते थे। और यहाँ तक कि अंबेडकर ने खुद कहा भी है कि यदि किसी समाज की प्रगति या विकास देखना है तो उस समाज की स्त्रियों की दशा देखनी चाहिए। तो उन्होंने स्त्री को बहुत महत्वपूर्ण माना है किसी भी समाज की प्रगति के लिए। ठीक है।
ऐसे बात करें तो इनके दर्शन जो है उसमें सामाजिक दर्शन को अगर हम इस प्रकार डिवाइड करके देखें तो सामाजिक दर्शन जिसमें इन्होंने जाति प्रथा के उन्मूलन की बात की है। ठीक है, ये जाति प्रथा के उन्मूलन को बहुत मानते थे कि समाज, भारतीय समाज जो है वो विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। ठीक, तो जब तक ये भेदभाव आपस में खत्म नहीं होगा वैचारिक रूप से भी, तब तक भारत जो है वो एकता के सूत्र पे नहीं बन पाएगा और असल में प्रगति की दिशा पे नहीं बैठ जा पाएगा। तो इन्होंने जाति प्रथा के उन्मूलन की बात की और इसके लिए उन्होंने अम्बेडकर जी ने अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा देने का बात किया। विवाह, ठीक है। तो इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को भी अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। वो कहते थे इंसान के अधिकारों के लिए, अधिकारों को जानने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम शिक्षित होंगे, बहुत देखो ये जब हम शिक्षित होंगे तभी हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और अपने स्वाभिमान को समझेंगे। तो शिक्षा जरूरी है अधिकारों के लिए, मनुष्य के चरित्र के निर्माण के लिए भी इन्होंने कहा, के लिए भी शिक्षा महत्वपूर्ण मानी है। तो सामाजिक में हो या शिक्षा दर्शन हो, साथ में जीवन दर्शन इनका तो मानवता पर आधारित था ही। इनका जो जीवन दर्शन है वो मानवतावादी दर्शन है। अम्बेडकर जी की कुछ पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे भारत में जातियां, भारत में जातियां, मूक नायक, मूक नायक पत्रिका में जो थी, इसमें लगातार यह लेख भी निकालते थे। बहिष्कृत भारत, इसमें भी इन्होंने वंचितों की समस्याओं को उठाया है। शूद्र कौन थे, इसके अलावा और भी बहुत सारी पुस्तक हैं जो अम्बेडकर जी ने स्वयं लिखी है, इंपॉर्टेंट है और इससे पूछा भी जाता है। हिंदी साहित्य में इनके प्रभाव की बात करें तो सामान्यतः दलित विमर्श, जिसको अभी हम जानेंगे, आगे पढ़ेंगे, दलित विमर्श में अम्बेडकर जी का सीधा सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे इसमें शिवराज सिंह बेचैन, डॉक्टर धर्मवीर और एन सिंह, गोपाल प्रधान, ये सब ऐसे बड़े नाम हैं जिस पर अम्बेडकरवादी दर्शन का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो दलित, इसके अलावा भी आप हिंदी साहित्य में कई सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने जो अम्बेडकर का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे हम बात करें, अगला जो इम्पोर्टेंट दर्शन है वो है लोहिया दर्शन, जो कि ये वैचारिक और विचारधारा का जो यूनिट है वह केवल एक यूनिट से इससे प्रश्न नहीं पूछेगा। मैंने पहले भी कहा था कि संपूर्ण जो आप पूरा साहित्य, हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, पूरा जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसमें हर जगह आपको विचारधारा के प्रश्न दिखेंगे। चाहे कोई आप डिस्कोर्स पढ़ रहे हो या कोई काव्य शास्त्र संबंधी विचारधारा पढ़ रहे हो, आधुनिकतावाद पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसमें आपको विचारधारा के प्रश्न अलग से प्रॉपर मिलते जाएंगे। लेकिन यह विचारधारा का यूनिट अलग से इसलिए शायद डिवाइड कर दिया गया होगा कि आप पर्टिकुलर विचारधाराओं को स्पष्ट रूप से उसकी परिभाषाओं को इसको डिकोड करके समझें। ठीक है, तो जो अगला है वो है लोहिया दर्शन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर आधारित है ये। इसको समाजवादी दर्शन भी कहते हैं, कह सकते हैं एक प्रकार से समाजवादी, यह समाजवादी दर्शन है ये। लोहिया स्वयं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यह अपने जीवन में मार्क्सवाद से, मार्क्स से, एंगल से और गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, यह प्रभावित है मार्क्स से, एंगल्स से और गांधी से प्रभावित रहे हैं और इसका प्रभाव इनके दर्शन में भी दिखाई पड़ता है। ठीक है,
इनका जो दर्शन था वो था समाज के, एक्चुअली समाजवादी दर्शन ही इनका यही था कि जो आवश्यकता है या फिर जो भी नीति है वो समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति या उसके हित को देखते हुए बनानी चाहिए। तो किसके, समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति के हित को देख करके बनाना चाहिए, ऐसा लोहिया, राम मनोहर लोहिया मानते थे। और उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से समाज का, संपूर्ण समाज का उत्थान हो सकता है। और साथ ही इन्होंने वर्ग विहीन समाज को ज्यादा माना, कहा जब तक वर्ग रहेगा तब तक समाज की प्रगति नहीं हो सकती है। तो किसको मानते हैं ये, वर्ग विहीन समाज को, वर्ग विहीन, ठीक है। समाज जब तक बटा रहेगा तब तक समाज की प्रगति नहीं हो पाएगी। और साथ में इन्होंने हिंसात्मक रूप से जो क्रांति है उसका विरोध किया। गांधी के विचारों से प्रभावित है, हिंसात्मक क्रांति का विरोध किया है इन्होंने, ठीक है। राम मनोहर लोहिया ने भेदभाव पर बात की है। इन्होंने कहा कि आर्थिक विषमता और आय की विषमता जब तक रहेगी तब तक मनुष्य जो है वो एक तरीके से नहीं रह पाएगा, ना सोच पाएगा, ना एक तांबे के सूत्र में बंध जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई अमीर होता जाएगा और गरीब होता जाएगा। तो इस पर भी वो आय की विषमता पर भी प्रहार करते हैं, ठीक है। सामाजिक भेदभाव, आय की विषमता, इनके कुछ मूल संग्रह हैं। साथ में इन्होंने कहा कि जब तक, जैसे कि अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति, मतलब ग्रामीण समाज के भी जब तक ग्रामीण व्यक्तियों की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं आएगा तब तक आय की विषमता बनी रहेगी। मनोहर लोहिया ने गांव में जाकर के उसके विकास पे जाने की बात की। ये पहली बार कोई किसी दर्शन में स्पष्ट रूप से भी दिखता है। इनकी पुस्तक की बात करें तो मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म इनकी एक पुस्तक है। मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसमें इन्होंने साफ साफ स्पष्ट किया है कि मार्क्स और गांधी का इनके जीवन पे कैसे और कितना प्रभाव पड़ा है। समाजवादी चिंतन है इनकी पुस्तक। चिंतन, द कास्ट सिस्टम, इसके अलावा और कई सारी पुस्तक है जिनकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका पाश्चात्य सिद्धांतों के बारे में है कुछ, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है आपका मार्क्सवाद, ठीक। यह कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है। इसी के आधार पे इसको मार्क्सवाद का नाम दिया गया। यह जर्मनी के विचारक हैं जिन्होंने समाज में जो विषमता है, भेदभाव है, उसके आधार पर कुछ सिद्धांत निकाले। इन्होंने कहा कि जो समाज में जो भेदभाव है उसका मूल आधार आर्थिक है, पूंजीवाद को इन्होंने बताया। इनके सिद्धांत के कुछ 3 जो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, इसमें जो 3 भागों में इन्होंने सिद्धांत दिए या इनके करके दे सकते हैं। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है। दूसरा सिद्धांत है मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, ये सिद्धांत सीधे सीधे ऐसे से उठा करके भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसका है, ठीक है। तीसरा सिद्धांत है मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या, मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या, ठीक है। इसको आप स्पष्ट, पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है मूल्य वृद्धि का सिद्धांत और तीसरा है मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या। ये इनके कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद के सिद्धांत की जो 3 अवधारणा यहाँ से निकलती है। ये मानते हैं कि जब 2 विरोधी शक्ति जब आपस में टकराती है तो तीसरी शक्ति का उदय होता है, जो तीसरी कल्याणकारी या तीसरी कैसी भी बड़ी शक्ति, सर्जनात्मक शक्ति है, उसका उदय होता है, ठीक है। इन्होंने आर्थिक विषमता को मेन कारण माना है
किसी भी तरह के भेदभाव की। तो इसके लिए ये दो भाग में समाज को डिवाइड करते हैं, शोषण और शोषित। आर्थिक विषमता माना, इसके लिए इन्होंने दो भाग डिवाइड किया, एक शोषण शोषक और दूसरा शोषित। उन्होंने कहा कि समाज में बस दो ही वर्ग है, एक वह जिसका शोषण हो रहा है और दूसरा वह जो शोषण कर रहा है। जो शोषण जिसका हो रहा है उसको उन्होंने शोषक माना, और जिसका शोषण हो रहा है उसको वह शोषित मानते हैं। ठीक है, हिंदी समाज की बात करें या हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में आप प्रगतिवाद का जो पूरा युग देखते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का जो युग है पूरा इसी अवधारणा पर आधारित है। प्रगतिवाद पूरा वह मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित है। क्यों? क्योंकि शुरुआत की बात करें तो यह 1936 में यह प्रगतिवाद शुरू होता है। ठीक, 1935 में न्यूयॉर्क में प्रगतिशील लेखक संघ प्रलेस की स्थापना की गई, और यही 1936 में भारत में आता है। ठीक है, तो जब हमने प्रगतिवाद पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर और प्रेमचंद के सहयोग से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। यह जो संघ है ये यही कहीं ना कहीं प्रगतिवाद की शुरुआत से ज्यादा सहायक है। प्रगतिवाद यहीं से शुरू होता है। प्रगतिवाद के साहित्य की जो मूल प्रवृत्ति है वही है जो मार्क्सवाद की प्रवृत्ति है। जैसे कि शोषण के विरुद्ध इसमें लिखा गया, मजदूरों के संघर्ष की बात की गई, जो उस समय की जो जर्जर व्यवस्था थी उस पे यह बात करते हैं। किस पे? शोषण के विरुद्ध बात करते हैं। दूसरा मजदूरों और जो कमजोर तबका है, छोटा तबका है, उसको की बात करते हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। ठीक है, शोषण के विरुद्ध बात करते हैं, मजदूरों के संघर्ष की बात करते हैं, और जो जर्जर व्यवस्था है उस समय उसको तोड़ने की बात कहते हैं, परंपरा को तोड़ने की बात करते हैं। एक विद्रोह दिखाई पड़ता है आपको यहाँ पर। तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत जो है वो हिंदी साहित्य के एक संपूर्ण युग को प्रभावित किया था। ठीक, अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे कार्य करता है। तीन पाश्चात्य के तीन विचारक जिसमें आते हैं फ्रायड, एडलर और जुंग। फ्रायड, एडलर और जुंग, इन्होंने यह सिद्धांत दिया। यह इसमें इन्होंने बात की मनुष्य की दमित कामवृत्ति की, जिसे लिबिडो कहा। साथ में इन्होंने स्वाभिमान के या स्व के तीन अंग बताए, ईड, ईगो, सुपर ईगो। इसको तीन भाग में इन्होंने डिवाइड किया। हिंदी साहित्य में बात करें तो हिंदी साहित्य में अज्ञेय, इलाचंद जोशी और जैनेन्द्र जैसे रचनाकार जो हैं वो मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हैं। अज्ञेय के जो उपन्यास है, इलाचंद जोशी के उपन्यास, जैनेन्द्र के रचना में आपको मनोविश्लेषणवाद दिखाई देगा, और ये हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवाद भी आचार्य भी हैं लेखक। मनोविश्लेषणवाद का ही जो उत्तरोत्तर जो है वो अति यथार्थवाद से कह सकते हैं। कहा जाता है कि अति यथार्थवाद या दादावाद की जो विचारधारा है वह इसी मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है। ठीक, अगला जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो है आपका अस्तित्ववाद।
अस्तित्ववाद। मनुष्य के एग्जिस्टेंस क्या है, क्यों है, किस जगह पर किस प्रकार से है, उस पर अस्तित्ववाद बात करता है। सोरेन कीरकेगार्ड इसके प्रवर्तक हैं, माने जाते हैं। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं। अस्तित्ववाद जो है ये पूर्ण तरीके से व्यक्तिवादी सिद्धांत है, व्यक्तिवाद पर यह अधिक जोर देता है। एक व्यक्ति की सत्ता क्या होती है, व्यक्ति की सत्ता कहाँ कैसी है, उसकी अंतर आत्मा इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाह्य समाज के लिए। ठीक है, तो व्यक्तिवाद पे इंपॉर्टेंट जोर देता है। अंतरात्मा अधिक महत्वपूर्ण है बाह्य जगत के अपेक्षा। ठीक है, ये अस्तित्व को खोजने के लिए इन्होंने जरूरी माना कि अंतरात्मा होना चाहिए, और ये भी कहा कि हर एक व्यक्ति का अपना अलग सिद्धांत हो सकता है। मतलब हो सकता है मेरा मेरा जिंदगी या फिर जीवन के बारे में एक अलग सिद्धांत हो, किसी अन्य व्यक्ति का अलग सिद्धांत हो सकता है। ठीक है, और व्यक्ति के विकास में भी जो है वो वही हो सकता है। और भाग्य का निर्माता जो होता है वो हर व्यक्ति स्वयं अपना अपना होता है, वह भी अस्तित्व मानते हैं। इसी में आगे चलकर आते हैं एक विद्वान नीत्से, जिसने अस्तित्ववाद की परंपरा को आगे बढ़ाया। नीत्से, मार्शल और सात्र का काफी नाम है, ये अच्छे अस्तित्ववादी है। ये सभी ऐसे नाम है जिन्होंने अस्तित्ववादी विचारधारा को माना और उसको आगे भी बढ़ाया। इस काल पे जो कुंठा, निराशा, संतरास की जो बात है, भीतरी जो कहीं ना कहीं कश्मकश है, इसको निकाल करके बाहर स्वतंत्र पूर्वक रखने की बात ये अस्तित्ववादी करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला एक है उत्तर आधुनिकता। आपके टॉपिक पे उत्तर आधुनिकता को कहीं ना कहीं उत्तर आधुनिकता समानता, तो इसे आधुनिकता का अगला चरण कहा गया, लेकिन ये किसी भी मायने में आधुनिकता की चरण नहीं, जबकि हर तरीके से ये आधुनिकता का उल्टा ही लगा। ठीक है, क्रम में तो ये आधुनिकता के बाद में आती है, लेकिन इसने आधुनिकता के पर ही कई सारे प्रश्न लगाए। तो सबसे पहले उत्तर आधुनिकता की तो जो विशेषता है कि उत्तर आधुनिकता ने हर चीज पे प्रश्न लगाया, हर चीज पे क्वेश्चन इसने किया। इसके जनक, उत्तर आधुनिकता के जनक ल्योतार को माना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ल्योतार को उत्तर आधुनिकता का जनक मानते हैं, संस्कृति मानते हैं। ठीक है, उत्तर आधुनिकता ने तर्कवाद को बहुत ज्यादा महत्व दिया, वही प्रश्न करने का जो लहजा है तर्कवाद पर। साहित्य, संस्कृति, समाज, सभ्यता सब पे तर्क किया जा सकता है और हर व्यक्ति का निजी तर्क अलग अलग हो सकता है, यह भी उत्तराधुनिकता मानती है। हिंदी साहित्य की बात में देखें तो मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं जो हैं और उदय प्रकाश की कुछ रचनाओं पर उत्तराधुनिकता का अच्छा प्रभाव देखा जा सकता है। मनोहर श्याम जोशी, इनकी रचनाएं कुरु कुरु स्वाहा जैसी रचनाएं जो हैं जोशी, और आपके उदय प्रकाश की रचनाओं में उत्तर आधुनिकता जो है वो दिखाई देती है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अस्मिता मूलक विमर्श। अस्मिता मूलक विमर्श में कुछ नए विमर्श। पहली बात तो ये 90 के बाद की अवधारणा इसे माना जाता है, मूलक विमर्श। ठीक है, कई सारे इसके अंतर्गत कई सारे विमर्श निकल करके, ठीक है, अस्मिता मूलक इसके अंतर्गत कई सारे विमर्श निकल के रहे। अब तो बहुत सारे, लेकिन प्रारंभ में जो कुछ महत्वपूर्ण विमर्श थे उसमें स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श पहले आए। अब तो सांस्कृतिक विमर्श, भाषाई समय बढ़ता आ रहा है वो उसमें जुड़ते गए।
जैसे स्मिता है अपने अस्तित्व के लिए विमर्श कहीं नहीं, यह मुक्त भारत साहित्य से शुरुआत अलग और में जोड़ने की जद्दोजहद और अपने आस में जो अपने आप में व्यापक पड़ा है, क्योंकि यह आपके भारतीय हिंदी साहित्य में बल्कि कुछ कर ठीक है नहीं, बल्कि वैश्विक रूप की अवधारणा है, वैश्विक क्रांति है। तो इस तरह भारत में नहीं, पाश्चात्य कह सकते हैं या वैश्विक स्तर की अवधारणा है। इसके अंदर नारी का बड़ा आंदोलन चल, नारीवाद नारीवाद, फिर समाज नारीवाद, फिर नारीवाद, फिर उत्तर नारीवाद, इसका जा सकता है के अधिकारों और उनके आधारभूत आवश्यकताओं और अधिकारों के बाद जो है वो स्थिर करता है। भारतीय विमर्श की बात करें तो भारत में विमर्श के रूप में तो शुरुआत से कोई ऐसा नहीं चला, लेकिन अगर प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, खोजें हम तो हमारे यहाँ मीरा, महादेवी जैसे तमाम नाम जो है उसमें कहीं ना कहीं ये स्त्री विमर्श दिखाई पड़ता है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये 90 के बाद ही आपको दिखाई पड़ेगा, जब जो वैश्विक क्रांति जब स्त्री विमर्श की बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, वो तो कहीं ना कहीं वो भारत में भी आके प्रभाव डालती है। प्रभा खान और अनामिका रमणिका गुप्ता जैसे कुछ बड़े नाम हैं, स्त्री विमर्श की लड़ाई में आगे बढ़कर के आए और केवल भारतीय नहीं, पाश्चात्य के स्त्री विमर्श को भी जोड़ा। प्रभा खेतान जो है वो सिमोन द बोवेर की कविता की किताब का अनुवाद करती हैं और स्वयं भी कई स्त्री विमर्श में इन्होंने कई अच्छे लेख लिखे हैं। ऐसे कई सारे नाम है, जैसे नीरजा माधव, सुमन राजे, इन लोगों ने भारतीय साहित्य के इतिहास को का भी पुनर्लेखन स्त्री के विमर्श के हिसाब से किया। तो ये बड़े नाम है। अब बात करें नेक्स्ट दलित विमर्श की, तो दलित विमर्श पूरी तरीके से भारतीय इस विमर्श की अवधारणा है, क्योंकि जातिगत जो भेदभाव है अवधारणा है, क्योंकि जो जातिगत भेदभाव है विमर्श, क्योंकि जो जातिगत भेदभाव है वो आपको भारत में ही दिखाई पड़ता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो महाराष्ट्र मराठी साहित्य, मराठी आंदोलन से दलित विमर्श जो है वो ज्यादा अस्तित्व में आया। किसमें? मराठी। और किसका बड़ा हाथ है? आत्मकथा का, आत्मकथा विधा से दलित विमर्श या दलित साहित्य को ज्यादा सपोर्ट मिला है। ये सभी विमर्श स्वानुभूति की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सभी विमर्श स्वानुभूति की बात करते हैं कि खुद कैसा जो उस वस्तु को झेल रहा है वही अच्छी तरीके से बता सकता है। कुल मिला के भोगे हुए यथार्थ पर यह अस्मिता मूलक विमर्श जो है वो आधारित है। दलित विमर्श उसमें से एक है और इसीलिए इस विमर्श ने आत्मकथा विधा को अधिक महत्व दिया। क्या आत्मकथा विधा में इन लेखकों ने समझा है, लेखकों ने बताया कि उनके जीवन में कैसे बीतता है, क्या क्या चीजें बीती, और उसको एज इट इज उठा के वो पाठकों के सामने रखते हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा पर किसे ज्यादा प्रभावित है ये। कुछ बड़े नामों की जो बात करें तो बहुत सारे दलित विमर्श के रचनाकार हैं, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष राय, सूरजपाल चौहान, आपके एन राय, डॉक्टर धर्मवीर, सुशीला टागोरे, कौशल्या बैसंत्री, रजत रानी मीनू, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपके दलित विमर्श में आएंगे। ऐसे ही आदिवासी विमर्श जो आदिवासियों की समस्याओं पर ज्यादा आधारित रहा है, उनके मूल समस्याएं जल, जंगल, जमीन की समस्याएं उस जो है उसकी बात करते हैं। रणेन के उपन्यासों में आप देख सकते हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से आदिवासियों की क्या समस्या है उसके बारे में बताया है। इसी प्रकार से बाल विमर्श, बाद में बच्चों की मनोवैज्ञानिकता को, बच्चों की मानसिकता को दिखाते हैं। इसमें आपका बंटी जैसे उपन्यास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भी कई सारे ऐसे विमर्श, धीरे धीरे सांस्कृतिक विमर्श इसी में प्रकार से आता है। वृद्ध विमर्श आप चलने लगा है। कई सारे विमर्श जो हैं वो जो अस्मिता मूलक विमर्शों में आके धीरे धीरे जुड़ते गए। ठीक है, तो ये एक वैचारिक जो है वो फाउंडेशन है, वैचारिक स्तर है जो आपको यूनिट 4 में बताया गया है। ठीक है, ये
केवल यूनिट 4, मैंने पहले भी कहा, यूनिट 4 में केवल इन विचारधारा को पढ़ के केवल इससे प्रश्न नहीं आएगा, बल्कि आप ये इसमें बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया गया है कि ये विचारधारा, ये विमर्श क्या होती है। आपको जब आप गद्य पढ़ते हैं, गद्य का उपन्यास का साहित्य इतिहास पढ़ेंगे, जब आप आलोचना का इतिहास पढ़ेंगे, आलोचना का विकास पढ़ेंगे, नाटकों का विकास पढ़ेगा, संस्मरण रेखा चित्र पढ़ेंगे, तो आपको इन सभी की कुछ न कुछ रचनाएँ उसमें दिखाई देंगी। तो समग्र रूप से हम इसको लगातार तो पढ़ रहे हैं, हर यूनिट में आप इसको देख समझ रहे हैं, लेकिन एक यूनिट 4 में इसको समग्र रूप से आपको पढ़ाया या समझा दिया गया है, ठीक है? तो यूनिट 4 के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यदि आपके और भी कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेल में या फिर ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। लाइव सेशन करेंगे तो उसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो लगातार तैयारी करो, शुभकामनाएँ।